अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेट्रो मैटर्स के नए एपिसोड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अख्तर शाहीन रेन। नाजरीन, मेरे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं ये जिना अस्पताल कराची है, जो कि शहर का एक बहुत बड़ा सरकारी अस्पताल है। यहाँ मुख्तलिफ वार्ड्स हैं, रोज़ाना हज़ारों के हिसाब से मरीज़ यहाँ आते हैं और उनका मुआयना और इलाज की सहूलियत हासिल करते हैं। आज हम जो आपको खबर देने जा रहे हैं वो ये है कि जिना अस्पताल का जो वार्ड 23 है वो और उसका ICU मेडिसिन वार्ड से ख़त्म करके उसको कोविड में कन्वर्ट कर दिया गया है, जिसकी वजह से जो ऑलरेडी वार्ड्स ओवरबर्डन है वहाँ मरीजों का बोझ और बढ़ गया है। ये क्यों हुआ है? इस वार्ड में और ICU में तकरीबन 70 बिस्तरों की गुंजाइश थी। इस वार्ड के प्रोफेसर डॉक्टर कुर्बान रिटायर हो चुके हैं। उनके रिटायरमेंट के बाद कोई और प्रोफेसर आया नहीं, उन्होंने चार्ज नहीं संभाला। ना सिर्फ प्रोफेसर नहीं आया बल्कि एसोसिएट प्रोफेसर भी नहीं आया, असिस्टेंट प्रोफेसर भी नहीं आया, सीनियर रजिस्ट्रार भी नहीं आया। तो वहाँ पे जो सीनियर लॉट है वो कोई भी नहीं रही। तो आज हम जाके आपको बताते हैं कि ये वार्ड क्यों बंद हुआ, इसकी एक्चुअल वजूहत क्या थी और इस पर इंतज़ामिया का क्या मौक़िफ़ है। हम कोशिश करेंगे इंतज़ामिया से बात हो जाए, लेकिन जिना अस्पताल के बाहर हम लोग यहाँ जब अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे तो हमें गार्ड्स ने रोक दिया और अंदर उन्होंने कहा कि जी मीडिया की एंट्री जो है वो अंदर अलाउ नहीं है। और हमारी गाड़ी चूँकि मेट्रो वन न्यूज़ की गाड़ी प्रिंटेड गाड़ी थी, इसलिए उन्होंने हमें गाड़ी में तो जाने की इजाज़त नहीं दी। लेकिन अब हम पैदल जाने की कोशिश करते हैं और देखिए क्या होता है, आपको दिखाते हैं। आइए। जी नाज़रीन, हम इस वक्त जिना अस्पताल के मेन गेट से अंदर एंटर हो चुके हैं और इस बात पर जो सबसे पहले आवाज़ उठाई थी वो यंग डॉक्टर्स ने उठाई थी और उन्होंने इस बात पर कहा था कि यहाँ जो वार्ड है वो अब चूँकि मेडिसिन का वार्ड नहीं रहा है तो उसकी वजह से पेशेंट का जो बर्डन है वो भी रहा है। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि वो हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। आइए हम यंग डॉक्टर एसोसिएशन के जो चेयरमैन हैं डॉक्टर उमर सुल्तान, वो यहाँ इस वक्त मौजूद हैं और उनसे हम सबसे पहले बात करते हैं। वालेकुम सलाम। ये बताइए कि आपने सबसे पहले आवाज़ उठाई थी कि वार्ड 23 जो कि मेडिसिन का वार्ड था वो ख़त्म कर दिया गया है या कन्वर्ट कर दिया गया, क्या सूरत हाल है वहाँ पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, वहाँ पे वार्ड 23 के जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे और पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी के जो सुपरवाइजर थे प्रोफेसर कुर्बान शेख साहब थे, जो कि रिटायर हो गए। उनकी रिटायरमेंट के बाद वहाँ कोई ऐसा फ़र्द नहीं था जो कि सुपरवाइज़र हो। तो इस वजह से बकिया वार्ड से कहा गया कि आप में से कोई कंसल्टेंट जो है वो वहाँ जाए और वार्ड को रन करे। तो वो भी इम्पॉसिबल था क्योंकि पिछले 10 साल से न्यू इंडक्शंस नहीं हुई, प्रमोशंस नहीं हुई, लोग वहीं के वहीं स्टक हैं। जिसकी वजह से क्या हुआ कि एक वार्ड जो कि 70 पेशेंट को कैटर करता था वो बंद हो गया। ये सिलसिला जब से ये कोर्ट मैटर की वजह से 10 साल से मसला पेंडिंग में है। और सूबाई गवर्नमेंट जी ये एक चपली जो चल रही है, इसकी वजह से हर साल कोई ना कोई वार्ड बंद हो रहा है। प्लास्टिक सर्जरी बंद हो गया, थोरेसिक सर्जरी बंद हो गया, अब जो है ये वार्ड 23 भी बंद हो गया। डॉक्टर उमर, ये बताइए कि सिर्फ प्रोफेसर ही तो नहीं होता ना वार्ड में, एसोसिएट प्रोफेसर होते हैं, असिस्टेंट होते हैं, सीनियर रजिस्ट्रार होते हैं, रिसर्च, तो वो कोई भी लोग नहीं थे वहाँ? आप ये देखें ना कि इतना कहता आ गया है कि इसी तरह प्रॉपर हायरार्की मौजूद ही नहीं है। जैसे हमारे वार्ड में प्रोफेसर नहीं है, एसोसिएट प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर है। इसी तरह एक वार्ड है जिसमें सिर्फ प्रोफेसर हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर। ये हायरार्की इस पेंडिंग मैटर की वजह से मुतासिर है बुरी तरह से। चाहता है कि उसका कब्जा रहे वफाकी अस्पतालों पे और सूबाई गवर्नमेंट चाहती है कि उनका कब्जा रहे उस पर और वो उनको सर्विस। असल में हम देखें, मसला तो है कि जो प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड मौजूद है वो सिंध गवर्नमेंट मौजूद है। वो तीनों हॉस्पिटल कैडर कर रहे हैं, बजट दे रहे हैं और वो लेके चल रहे हैं। अभी पिछले दिनों एक लेटर निकला है वफाक की तरफ से, MT एक्ट ऑफिस करेंगे, मतलब वो मौजूद ही नहीं है और पता नहीं किस तरह के लेटर निकाल रहे हैं। उससे डायरेक्ट पेशेंट पे जो इम्पैक्ट पड़ेगा डायरेक्ट पेशेंट्स पे, एक तो ये कि वो अगर वार्ड बंद होगा वहाँ फैसिलिटी नहीं मिलेगी, और क्या उनके क्वालिटी ऑफ केयर पे क्या फ़र्क पड़ेगा? देखिए, इसके एग्जांपल देता हूँ। जैसे हम वार्ड 5 के लोग हैं ना, वार्ड 5 के अगर हमारी मंडे और फ्राइडे को कॉल आ रही थी, अब हम मंडे को पेशेंट एडमिट कर रहे हैं, 2 दिन बाद दोबारा हमारी इमरजेंसी कॉल आ रही है क्योंकि एक वार्ड बंद हो गया, उनकी हिस्से की कॉल भी हम करेंगे। एक तो बर्डन बढ़ेगा, वर्क आवर्स बढ़ेंगे डॉक्टर्स के, पैरामेडिक्स के, नर्सेज के, पेशेंट का स्टे वार्ड में कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें डिस्चार्ज करना है, अगली कॉल में पेशेंट फिर एडमिट करना है। तो उसकी वजह से ना उनकी प्रॉपर डायग्नोसिस हो पाएगा, प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं हो पाएगी, पार्शियल ट्रीटेड केसेस को हमें डिस्चार्ज करना पड़ेगा। आपने जिना अस्पताल के इंतजामिया से इस हवाले से कोई बातचीत की है? उनका क्या रिस्पॉन्स रहा है? देखिए, इस पर प्रॉपर बात नहीं हुई मैडम से, लेकिन नजर ये आ रहा है कि जब लोग विलिंग नहीं है वहाँ उस वार्ड में जाने के लिए तो वो कैसे वार्ड रन कर पाएंगे। इसमें ओवरऑल तो वर्क फोर्स की कमी है ना। हायरिंग के हवाले से कोई बात हुई क्या? इस पूरे सिनेरियो में हायरिंग नहीं हो सकती, जैसे कॉन्ट्रैक्ट पे भी हायरिंग होती है? इस पे देखें, सिंध गवर्नमेंट ने अलाउ टू वर्क लोगों को किया है, तो कंसल्टेंट्स को लेके उस वार्ड को रन करना चाहिए। डॉक्टर महबूब भी यहाँ मौजूद है, हम उनसे भी कुछ बात करें। डॉक्टर महबूब, ये बताइए कि ओवरऑल अब सरकारी अस्पतालों में जो कि पेशेंट्स का एक तो कॉन्फिडेंस भी कम होता है, उसके पीछे और क्या क्या वजूहत होती है? जैसे भी एक वजह हमने ये भी डिस्कस किया। एक वजह ये है कि दूसरी वजह कि जैसे हम JPMC NIC जो नेसेसिटी की बात कर रहे हैं, 2011 से जो 3 इदारे जो वजन के बड़े इदारे हैं जो अभी तक पेंडिंग में हैं, सिंध गवर्नमेंट को, फेडरल को ये चाहिए कि एक पेज पे रह के एक मसला हल करें, न्यूट्रल फैसला करें, जिसमें हमारे डॉक्टर्स, हेल्थ वर्कर्स, पेशेंट्स का सबका मसला एक
जल्द हल किया जाएगा तो उसका बहरान भी जल्दी खत्म हो जाएगा। और सिंध गवर्नमेंट के साथ आपकी कोई इस हवाले से बातचीत वगैरह? सिंध गवर्नमेंट में हमें काफ़ी बार हमको अपील भी कर चुके हैं, जब तक कि अब तक ये मसला हल हो आप लोग डॉक्टर्स को, सीनियर फैकल्टी को हायर करो, कॉन्ट्रैक्ट पे रखो, यूनिवर्सिटी इनको हायर करो, पर अभी तक उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं है। सिंध गवर्नमेंट इनको रन तो कर रहा है, उनको बजट भी दे रहा है सालाना, और तभी उसकी वजह से सिंध गवर्नमेंट वजह से इदारे रन कर रहे हैं, जैसे मशीनरी का भी इजाफा हुआ है, फैसिलिटी का भी इजाफा हुआ है, पर भाई के यहाँ पे जो फैकल्टी के वो अभी तक फुकदान है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। और नाज़रीन, हमने डॉक्टर से बात की, यंग डॉक्टर्स के नुमाइंदों से, और अब हम कोशिश करते हैं कि इंतजामिया से भी हम बात कर सकें और अंदर जाने की कोशिश करते हैं कि वहाँ वार्ड तक अगर हम पहुँच गए तो आपको वार्ड के बाहर की सूरत हाल भी दिखाते हैं। आइए। जी नाज़रीन, हम यहाँ वार्ड 23 के बाहर पहुँच चुके हैं और मेरे बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं ये वार्ड 23 है और इसको कोविड का इन्होंने यूनिट बना दिया है। तो हम एडमिनिस्ट्रेशन से भी जाके अभी बात करते हैं और कोशिश करते हैं कि उनसे हमारी बात हो जाए, तो हम उनसे पूछें कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है, उसकी क्या वजह है, जबकि जिना अस्पताल में ऑलरेडी कोविड का अलग से एक बड़ा यूनिट मौजूद है, तो फिर यहाँ बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई है, उनसे ये भी बात करेंगे। और यहाँ जो मेडिकल वार्ड था उसको ख़त्म करने के बाद अब उसका ऑल्टरनेट क्या है उनके जहन में, उसका क्या प्लान है, तो आइए बात करते हैं। डॉक्टर सिमी जमाली के ऑफिस की तरफ चलते हैं, हो सकता है वहाँ मौजूद होंगी तो हमारी बात हो जाएगी उनसे। जी नाज़रीन, हम यहाँ पहुँच गए हैं डॉक्टर सिमी जमाली के ऑफिस में और हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे पूछते हैं कि असल मामला है क्या। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सिमी। अस्सलाम वालेकुम जी। ये बताइए कि क्या वार्ड 23 बंद कर दिया आप लोगों ने? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। ये इम्प्रेशन एक पता नहीं किसने किया है कि वार्ड 23 बंद हो गया। वार्ड 23 जो है हमारा मेडिकल यूनिट होता था जिसमें आईसीयू और इंटेंसिव केयर भी होता था। इस मेडिकल यूनिट को हमें कोविड में ट्रांसफ़र करना पड़ा क्योंकि यहाँ हाईएस्ट नंबर ऑफ बेड्स थे, 90 बेड्स हैं कोविड के लिए, और कोविड आईसीयू भी हमने एक ही जगह अंडर वन रूफ सब फैसिलिटीज़ कर दी हैं। सो फॉर द टाइम बीइंग जो हमारे गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी वार्ड था और डर्मेटोलॉजी, उसको हमने मेन ब्लॉक में शिफ्ट किया है, और जो मेडिकल यूनिट के पोस्ट ग्रेजुएट्स थे उनको हमने 5, 6 और 7 में रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जैसे सिविल हॉस्पिटल ने भी किया है। और इंशाल्लाह जब कोविड का मौसम और ये ऑफ हो जाएगा और इम्यूनाइज होने लग जाएंगे लोग, तो इंशाल्लाह हम अपना मेडिकल वार्ड यहाँ पर फिर ले आएंगे और गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी और डर्मेटोलॉजी। अच्छा, बताइए वैसे भी बाकी वार्ड्स भी जो कि पेशेंट का इन्फ्लक्स बहुत ज़्यादा होता है, जिना हॉस्पिटल में हज़ारों की तादाद में डेली पेशेंट्स आते हैं, फिर एडमिशन भी रेशो उसी तरह से होता है, तो ऑलरेडी बाकी वार्ड्स भी तो उन पर भी बर्डन ऑलरेडी है ना, तो ये करने से और ज़्यादा बर्डन और बढ़ जाएगा, तो कोई और ऑप्शन नहीं हो सकता था? इस वक्त हम और ऑप्शन कर नहीं सकते क्योंकि फिर रीसेटिंग ऑफ द वार्ड होती है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रीसेट अ न्यू मेडिकल वार्ड एट दिस टाइम, जिस वक्त कोविड की भी मुश्किल पड़ी हुई है। आपके पास तो लैंड तो काफी सारी है, बिल्डिंग्स भी बहुत सारी हैं, तो क्या ये पॉसिबल नहीं था कि आप कोविड के लिए कोई अलग ही डेडिकेटेड कोई ब्लॉक कर लेते? ये डेडिकेटेड ब्लॉक ही है कोविड के लिए, लेकिन दिस वाज इतनी जल्दी में हुआ कि किसी को पता नहीं था कि ये इस तरह कोविड एकदम से आ जाएगा, एंड नोबडी कुड मेक अ न्यू बिल्डिंग। आफ्टर ऑल जितने भी अस्पताल हैं उनमें एग्जिस्टिंग स्पेसेस में, दिस इज अ फुल फ्लेजेड वेरी गुड यूनिट। अच्छा, हमने डॉक्टर से भी कुछ से हमने बात की है, तो जो अभी कोविड के रिलेटेड जो चीज़ें चल रही हैं, अब उसमें रीएडजस्टमेंट वाला जो सीन है, और ये भी पता चला कि प्रोफेसर डॉक्टर कुर्बान जो रिटायर हो गए थे, तो उसके बाद से फिर प्रोफेसर वहाँ नहीं था, फिर एसोसिएट भी नहीं थे, असिस्टेंट भी नहीं थे, तो स्टाफ की जो इशू है, स्टाफ की शॉर्टेज का जो फेडरल और प्रोविंशियल का एक इशू चल रहा है, तो क्या वो भी एक मेन रीजन है इसकी? वो नहीं जी, दैट इज नॉट द रीजन एट द मोमेंट। डॉक्टर कुर्बान अनफॉर्चुनेटली इस वक्त में रिटायर हो गए। सुपर एनुएशन तो हम नहीं रोक सकते किसी की, लेकिन हमारे पास दूसरे कंसल्टेंट्स हैं जो उधर मूव हो सकते थे, लेकिन क्योंकि हमने इसको कोविड में कन्वर्ट कर दिया तो इस वक्त इट इज़ नॉट फीजिबल टू मूव देम फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर। बट हाउएवर जिस वक्त ये वापस अपने रीफॉर्म हो जाएगा तो वी आर गोइंग टू मूव अ न्यू कंसल्टेंट ओवर देयर। और बाकी रहे जहां आपने फेडरल और इसकी बात की है, तो सिंध गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग अस कंप्लीट हेल्प इन वॉट एवर वी आर डूइंग एट द मोमेंट, एंड फाइनेंशियली एंड physically we have been under control of the government of since 2011. By the way, what's the position of HR? In the HR, hospital, and how many posts are vacant there? Okay. There are many posts that are vacant at the moment, but attrition होती रहती है स्टाफ में, क्योंकि नए लोग आते रहते हैं, पुराने लोग चले जाते हैं, लेकिन इस वक्त हमारे पास बहुत सी फैकल्टी जो है और बहुत सारे लोग जो है रिटायर हो रहे हैं और होते चले जाएंगे इन द कमिंग। जाहिर है कि लोग जो 2011 से काम करें किसी वक्त तो रिटायर होंगे ही। How many posts are vacant? There are many posts that are vacant actually
In the no, not in hundreds, but in the lower staff also we have a lot of vacancies and we have लास्ट टाइम कब अपॉइंटमेंट्स हुई थी? लास्ट टाइम 2011 से पहले अपॉइंटमेंट्स हुई थी. So उसके बाद and 170 people were appointed in the year 2017 I believe, which were only janitors and on those on local basis. राइट, लेकिन ये कि फैकल्टी में और फैकल्टी में नहीं कोई इंडक्शन हुई. बहुत शुक्रिया आपके टाइम का डॉक्टर सिमी जमाली. जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी डॉक्टर सिमी जमाली की, और अब आइए चलते हैं अगले सेगमेंट की तरफ. जी नाज़रीन, अब बात करते हैं कोरोना की. कोविड की सेकेंड वेव चल रही है और अब भी केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, अमवात भी डेली बेसिस पर हो रही हैं. इसमें जो सबसे अहम बात है वो ये है कि वैक्सीनेशन के हवाले से भी अच्छी खबरें आ रही हैं और वैक्सीन पाकिस्तान में भी जल्द आने की तवक्को है, और उसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके भी प्लान्स बन रहे हैं कि वैक्सीन कौन लगाएगा, कैसे लगेगी, कहाँ लगेगी, कैसे पब्लिक को मिलेगी और पहले किसको मिलेगी, ये एक अहम सवाल है. इस हवाले से हम बात करेंगे. हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मेहमान मोहतरम प्रोफेसर रफ़ीक ख़ानानी साहब. रफ़ीक ख़ानानी साहब बानी हैं सिटी लैब्स के. उसके अलावा डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में जो लैब्स का नेटवर्क बना है वो भी इन्होंने ही बनाया है, चूँकि डाउ यूनिवर्सिटी से ये रिटायर हुए हैं. और इसके अलावा प्रेसिडेंट हैं इन्फेक्शस कंट्रोल सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान के. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. डॉक्टर साहब बताएं कि वैक्सीन का क्या सिलसिला है, और हेल्थ डिपार्टमेंट भी एक्टिव है, बाकी लोग भी एक्टिव हैं, उन्होंने स्पॉट्स भी आइडेंटिफाई कर लिए हैं ऑलमोस्ट कि वैक्सीनेशन कहाँ होगी, तो कब आ रही है पाकिस्तान में वैक्सीन, पहले तो ये बता दें. देखें, इंशाअल्लाह पाकिस्तान में जो वैक्सीन गवर्नमेंट लेवल पर आ रही है वो तो कह रहे हैं कि फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में इंशाअल्लाह आनी शुरू हो जाएगी. प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो, चूँकि 3 कंपनीज को तो ऑलरेडी ड्रैप ने अप्रूवल दे दिया है. ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका जिसमें है, स्पुतनिक है और साइनोफार्म है, और 2 या 3 कंपनीज की शायद इसी वीक में जो है ना अप्रूवल होने वाली है. तो प्राइवेट सेक्टर भी इसमें एक्टिव है और गवर्नमेंट की भी तमाम कोशिशें उसमें हैं. NIH से लेके NCOC और तमाम इदारे जो भी मुताल्लिका हैं वो सारे के सारे उसमें बड़े एक्टिव हैं. इन्फेक्शन कंट्रोल सोसाइटी पाकिस्तान ने एक इनिशिएटिव ये लिया है कि बहुत सारे लोगों को जो वैक्सीन लगाने के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको ये अंदाज़ा नहीं है कि इस वैक्सीन को किस तरह से एडमिनिस्टर करना है और मैनेज करना है. क्यों इसको लगाने के लिए कोई खास स्किल्स चाहिए, कोई खास एक्सपर्टीज चाहिए? जी, इस लिहाज से कि देखिए, आम वैक्सीन में जो है वो अगर हम वैक्सीनेशन करते हैं और उसको ड्रॉप कर देते हैं या डिले हो जाता है या वैक्सीन जो है वो उसकी क्वालिटी को मैनेज नहीं किया गया हुआ होता, तो बहुत सारी जो है ना फेलेसीज होती हैं और बहुत सारे लोग जो है वो हालांकि वैक्सीन लगा रहे होते हैं लेकिन वैक्सीन इफेक्टिव नहीं होता. जो कोविड की वैक्सीनेशन है ना वो एक नेशनल इमरजेंसी के तौर पर आ रही है, चूँकि अगर लोगों में कोविड जैसे फैला था और पूरी सोशल लाइफ हमारी ख़त्म हो गई थी, इकोनॉमिकल लाइफ ख़त्म हो गई थी, तो इस वैक्सीनेशन का मतलब ये है कि हम तकरीबन 70% ऑफ द पॉपुलेशन को हमें वैक्सीनेट करना है और इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम करना है. और चूँकि वैक्सीन बहुत सारा वैक्सीन, मेजॉरिटी वैक्सीन ऐसे हैं जिसमें 2 डोजेज लगनी हैं. आपकी बात का मकसद ये कि डोज एक नहीं होगी, मल्टीपल डोजेज होंगे? ज़्यादातर वैक्सीन 2 डोज में हैं, सिवाय कैन साइनो के जो कि सिंगल डोज है. तो 2 डोजेज लगना, फिर ये कि डोज आप तक जब पहुंचा है ना, लगाने वाले तक जब पहुंचा है तो उसकी प्रॉपर कोल्ड चेन मेंटेन हुई है या नहीं हुई. फिर ये कि जाली अद्वियात और जाली वैक्सीन जो है ना वो भी मार्केट में आने का खतरा है. तो इस लिहाज से जो है ना जो वैक्सीन लगाए जाएंगे उनकी टोटल ट्रैकिंग होगी कि किसी शख्स को वैक्सीन किसने लगाया है, किस कंपनी का वैक्सीन लगा है, उस वैक्सीन की एक्सपायरी डेट क्या थी, और सेकंड डोज, फर्स्ट डोज किस डेट को लगा है और सेकंड डोज किस डेट को लगा है, और ये सारे का सारा मॉनिटर होना चाहिए. चूँकि होगा ये कि चंद महीनों के बाद दुनिया में ट्रैवलिंग के लिए और जॉब्स के लिए ये तमाम कंपनीज मैंडेटरी कर देंगी कि आपके पास कोविड वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए. ये आप ये कह रहे हैं कि ये एक मुस्तकिल हमारे साथ चलने वाला इशू बन गया है? बिल्कुल, ये इशू बन गया है और आइंदा चंद सालों तक जो है ये सिलसिला जो है वो जॉब्स के लिए भी, ट्रैवलिंग के लिए भी तकरीबन समझ लेंगे जिस तरह से कि शनाख्ती कार्ड की मौजूदगी आपके पास ज़रूरी होती है, उसी तरह से कोविड की वैक्सीनेशन की सर्टिफिकेशन, ऑथेंटिक सर्टिफिकेशन जो है ना वो ज़रूरी हो जाएगी. दोस्तों ये बताएं, आपकी स्पेशलिटी भी जैसे आप लैब्स में और इसमें है, और आप वायरोलॉजी में भी है आपकी एक्सपर्टीज़, और बायोलॉजी में भी है. ये बताइए कि वैक्सीन लगने की एफिकेसी पे आपने बात की कि इफेक्टिव वो होगी, किस तरह से नहीं होगी, और क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं? आम लोगों को तो अभी बहुत सारे इस बारे में खदशात हैं
कि बाज़ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये तो बड़े कुछ कॉरपोरेशंस का धंधा है और ये तो गेम है, ये तो कुछ कंट्रीज़ करना चाहते हैं और लोगों को कंट्रोल करना चाहते हैं और लाइक दिस, इस तरह की भी बातें बहुत सारी रहती हैं। लेकिन चूंकि आप एक्सपर्ट हैं तो आप इस बारे में क्या कहते हैं? देखें, जो आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट मसला है जो कि बताया है, जो कि हम फेस भी कर रहे हैं, और शायद कोविड की बीमारी जो है ना, इसको फैलाने में भी इस किस्म के खदशात और फॉल्स और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जो है ना, उन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा किया है। लेकिन मैं आपको बड़े कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कह सकता हूँ कि इन बातों में कोई हकीकत नहीं, कोई सदाकत नहीं है। कोविड वायरस जो है ना, ये हमारे लिए भी इतना ही नया है जितना कि पूरी दुनिया के लिए है, और हम इस वायरस की बहुत सारी खुसूसियात और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका कि हमें अभी आज तक इल्म नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम वैक्सीन लगाएंगे तो ये वैक्सीन कितने अरसे तक प्रोटेक्शन करेगा, और अब तक के जितने स्ट्रेन्स हैं इसके, उन सब के लिए इफेक्टिव हो जाएगी, सिवाय साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन जो अभी रिसेंटली पिछले 2 हफ्तों से पहले इन्होंने आइसोलेट किया है। उन्होंने कहा है कि उसकी एफिशिएंसी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन बाकी तमाम दुनिया में जितने भी अभी तक के स्ट्रेन्स हैं उन तमाम पर ये वैक्सीन्स काम कर रहे हैं। जितने भी वैक्सीन्स आ गए हैं वो तकरीबन सब काम कर रहे हैं, और इनकी एफिशिएंसी जो है वो 65% से लेकर 95% तक शो की जा रही है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना ये है कि 50% से ज़्यादा जो भी वैक्सीन इफेक्टिव है, एक्चुअली वो डिजीज़ की प्रिवेंशन में जो है ना वो काम करेगा। और ये वैक्सीनेशन के हवाले से कुछ वीडियोस भी सोशल मीडिया पे और इधर उधर भी चलती हुई आपने भी शायद देखी हों कि वैक्सीन लगवाई और उसके बाद पता चला बेहोश हो गए, गिर गए, कुछ तक यहाँ तक भी खबरें आई कि जी वो एक्सपायर हो गई। वो तो ये इसमें कहाँ तक सदाकत है? देखें, उसमें ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ये है कि ये वैक्सीन जिस तरह से हम लोग आम वैक्सीन लगाते हैं, हेपेटाइटिस बी का भी आपने भी लगाया होगा, मीजल्स, माउस, रुबेला के हम लगाते हैं, उसमें जो भी मामूली से साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, कोई 10%, 15% लोगों को हल्का सा बुखार होता है या जिस्म में दर्द होता है, 3 से 4 दिन में बिल्कुल बंदा नॉर्मल हो जाता है। 85-90% को तो कुछ पता ही नहीं चलता कि क्या वैक्सीन लगा था या कुछ कोई ऐसी चीज़ हुई है। जो वो खबरें हैं उसमें भी ये नहीं कि खबरें गलत हैं कि इतने लोगों को वैक्सीन लगाया, कोई बेहोश हो गया। हम लोग आमतौर पर जब लैब में बाज़ दफ़ा ब्लड ले रहे होते हैं तो अच्छा खासा नॉर्मल हेल्दी आदमी जो है उसी वक्त बेहोश हो जाता है, उसको हम कहते हैं वेजोवेगल अटैक हो गया उसको। उसके अलावा जो है, चूँकि वैक्सीन में इन्होंने प्रायोरिटी ये रखी थी कि जो लोग सीनियर होम्स में हैं और उसमें भी जो सबसे ज़्यादा एजेड लोग हैं ना, उनको लगाने शुरू किए। तो वैसे ही जो है ना सीनियर होम्स में रोज़ाना की बुनियाद पर जो है ना चंद अमवात होती हैं। तो चूँकि इन्होंने सबसे ज़्यादा कमज़ोर लोगों को लगाया सबसे पहला वैक्सीन, और उसमें कुछ अमवात हुई, तो वो एक्चुअली उनकी जो डेली बेसिस पे जितनी अमवात होती थी उसी तरह से हो रही थी। तो इसके पीछे भी तो एक मकसद ये था ना कि जो ज़्यादा एजेड हैं उनको ज़्यादा खतरा, बिल्कुल उसीलिए उसको प्रोटेक्ट करने के लिए किया है। लेकिन अब थोड़ी सी पॉलिसी चेंज कर दी है, उन्होंने कहा कि जो बहुत ही कमज़ोर हैं उनको न लगाया जाए या बाद में लगाया जाएगा, पहले बाकी लोगों को लगा दिया जाए, जो कि ज़रा सा जारी बात है, इसमें बुखार भी होता है, थोड़ी सी जो है वो तबीयत तो ख़राब होती है क्योंकि आपकी इम्यूनिटी जो है ना स्टिमुलेट हो रही होती है। अच्छा, ये बताइए कि जो आपने नेटवर्क बनाया है उस नेटवर्क का क्या स्कोप है, उसमें क्या क्या चीज़ें करेंगे और क्या है पूरे पाकिस्तान के लेवल पे होगा? क्या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ और मुख्तलिफ गवर्नमेंट के साथ आपकी कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई है कि वो आपके साथ पार्टनर होंगे, आप उनके साथ जाएंगे, कैसे क्या होगा? देखें, ये आपने बहुत ही अहम सवाल किया है। हमने जितने भी नेशनल इदारे हैं और गवर्नमेंट के भी इदारे हैं उन तब सबसे रब्ता किया हुआ है, और हम इसका जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, 2 लेवल की ट्रेनिंग्स हम करवा रहे हैं। एक तो वैक्सीनेटर्स की ट्रेनिंग है और दूसरी ट्रेनिंग्स हैं मैनेजर्स की, जो मैनेज कर रहे होंगे। और सिंध गवर्नमेंट से हम लोगों का काफ़ी क्लोज कोलैबोरेशन चल रहा है, जिसमें हम वैक्सीन की प्रोविज़न से लेके वैक्सीन किस तरह लगना है, किस तरह मैनेज होना है, उसका डाटा कैसे शेयर होना है गवर्नमेंट के साथ, उन तमाम चीज़ों पर हमारी बातचीत चल रही है। और हमें उम्मीद ये है कि तमाम जितनी भी बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस हैं वो हमारे ऑलरेडी पैनल पर आ चुकी हैं और आ रही हैं। ये बताइए कि बहुत सूरतों में ये भी होता है कि पाकिस्तान में भी है और दुनिया के दीगर ममालिक में भी हो सकता है ऐसा हो कि गवर्नमेंट्स पर पब्लिक का जो ट्रस्ट है वो इतना ज़्यादा नहीं होता है और वो एतमाद नहीं करते हैं। लेकिन जब भी कोई ऐसी मूव होती है ज़ाहिर है वो होती गवर्नमेंट साइड से ही है, चूँकि वही उसको एडमिनिस्ट्रेट कर सकती हैं और चीज़ें होती हैं। जैसे WHO ने भी पहले कहा था शुरू में कोविड के बारे में कि जी करीब भी नहीं जाएं, बॉडी को भी हाथ नहीं लगाएं, बॉडी से भी ये हो जाएगा वो हो जाएगा। और यहाँ आपने देखा भी होगा कि यहाँ मतलब डेड बॉडीज़ लेने के बड़े मसाइल हो गए थे और उनकी तदफीन के मसाइल हो गए थे, चीज़ें इस तरह से आई थी। लेकिन बाद में फिर प्रोटोकॉल्स चेंज हुए और गाइडलाइंस फिर अपडेटेड भी आई। तो अब इस वाले सीन में भी क्या होगा? अब करंटली क्या गाइडलाइंस हैं कोविड से बचाव के लिए कि क्या करना चाहिए लोगों को? देखिए, ये आपने बड़ी अहम बात की कि शुरू में जो है ना हमेशा कोई भी इस किस्म का मसला होता है तो एक किस्म की इमरजेंसी सिचुएशन होती है,
और बाज़ रिएक्शंस जो है ना वो हमारे एग्जेजरेटेड हो जाते हैं। लेकिन अब चूंकि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ इस्लामाबाद है, एनसीओसी है, तमाम प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, अब आपको पता ही है कि हेल्थ रेगुलेट हो रहा है तो हेल्थ केयर कमीशंस हैं, उन तमाम लोगों ने मिलकर गाइडलाइंस बनाई हैं और वो गाइडलाइंस जो है ना वो अब आप देख भी रहे हैं कि इफेक्टिव साबित हो रही हैं कि पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो इतना ज़्यादा कोविड की वायरस की वजह से नुकसान नहीं पहुंचा है जितना यहाँ के दूसरे ममालिक में पहुंचा है। और वैक्सीनेशन एक ऐसा टूल है कि अगर ये सही तरह से इस्तेमाल कर लिया जाए तो बीमारी को आप इरेडिकेट कर सकते हैं ऑल टुगेदर। उसके लिए जरूरी है कि मीडिया को भी एंगेज करना पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत जरूरी है, मीडिया का तो बहुत बड़ा रोल है। लेके चलना पड़ेगा। बस मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन ये करना चाहूँगा कि एक तरफ गवर्नमेंट का रोल है, गवर्नमेंट के इदारों का रोल है, दूसरी तरफ प्राइवेट सेक्टर का एक रोल। बिल्कुल। प्राइवेट सेक्टर के लिए स्पेसिफिकली आप क्या समझते हैं कि क्या चीज़ें ऐसी हैं जो अब तक नहीं हुई हैं या क्या चीज़ें ऐसी हैं जिनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, क्या मैसेज? देखें, ये गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर और एक हमारे यहाँ बहुत बड़ा सेक्टर है जो कि एनजीओज़ का सेक्टर है या फिलंथ्रोपीज का सेक्टर है। देखें, बहुत सारे इदारे जो हैं वो अपने तमाम एम्प्लॉइज़ के लिए जो है ना वो वैक्सीनेशन के लिए कोशां हैं और उन्होंने तमाम डेटा शेयरिंग शुरू कर दी है कि उनको कितने वैक्सीन चाहिए और किस तरह से लगेंगे। तो मुझे उम्मीद ये है कि ये तीनों इदारे जो है ना, तीनों ग्रुप्स जो हैं ये मिलकर काम करेंगे। तो जो लोग नॉन अफोर्डिंग हैं तो सेव ह्यूमैनिटी फ्रॉम कोविड का एक पूरा ट्रस्ट बना हुआ है जो कि फंड रेजिंग करके उन लोगों को वैक्सीन प्रोवाइड करेंगे जो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। अच्छा, ये बन चुका है? जी जी बिल्कुल, सेव कोविड फ्रॉम। मतलब वो लोग भी उम्मीद रखें कि जिनके पास पैसे नहीं होंगे शायद वैक्सीन लगवाने के, उन तक भी पहुंच जाएगी। एक तो गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी लोगों को लगा रही है, बहुत साइजेबल लोगों को, और सारी बात है कि प्रायोरिटी के बेसिस पर जो है वो हेल्थ केयर वर्कर्स तकरीबन जो है 2-2.5 लाख तो सिंध गवर्नमेंट ने हमें डेटा भी शेयर किया है कि वो लगाएंगे और इसी तरह से मुख्तलिफ गवर्नमेंट के इदारे हैं वो कर रहे हैं। और सिटी लैब आपने कब फॉर्म की थी डॉक्टर साहब? सिटी लैब हमने 1986 में शुरू की थी और जो है वो पिछले कितने साल हो गए, अब तो 40 साल से ज़्यादा हो गए हैं। तो हमें जो है वो इस मामले में काफ़ी खिदमत देने का मौका मिला है और ये जो कोविड वैक्सीनेशन जो आएगी तो उसमें भी जो है वो हम इंशाल्लाह अपनी तमाम खिदमत जो है ना इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के तहत मुहैया करेंगे। तो चलिए, बहुत शुक्रिया थैंक यू मेट्रो का बहुत बहुत शुक्रिया कि ये अवेयरनेस के इतने अच्छे अच्छे प्रोग्राम कर रही है। जी इंशाल्लाह बिल्कुल, और आपको हम जहमत देते रहेंगे ताकि इस तरह की अवेयरनेस लोगों तक और पहुंचे। जी नाज़रीन, और अब आपको बताते हैं कि नर्सरी पर वाक़े के हॉस्पिटल में सिटी लैब का क्या सेटअप मौजूद है और ख़ास तौर पर कोरोना की टेस्टिंग के हवाले से यहाँ क्या क्या सहूलियात हैं। आइए आपको बाहर जाकर दिखाते हैं। जी नाज़रीन, अब आपको दिखाते हैं कि सिटी लैब का सेटअप क्या है और यहाँ क्या क्या काम हो रहे हैं। हम यहाँ मौजूद हैं, हमारे साथ मिस मुस्फरा मौजूद हैं जो कि हेड हैं CSR डिपार्टमेंट की। इनसे मज़ीद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुस्फरा, बताइएगा क्या आपका सेटअप है और यहाँ क्या सहूलतें हैं? ये हमारा रिसेप्शन एरिया है, ये सारा रिसेप्शन एरिया है। यहाँ पर हमारे आउटसाइड के सैंपल्स आते हैं, राइडर्स सैंपल्स आते हैं, पेशेंट्स आते हैं, तो यहाँ पर एंट्री वगैरह होती है और यहाँ से अंदर जाते हैं। और ये हमारा जो है सर्टिफिकेट्स हैं हमारे सिटी लैब के, IOSA से सर्टिफाइड हैं और इसके अलावा सिंध हेल्थ केयर से सर्टिफाइड हमारे सर्टिफिकेट्स हैं। कमीशन से भी सर्टिफाइड? जी बिल्कुल। जी तो हम ये क्या हमारा जो है हमारा लेबॉर्ट्री सेक्शन है जहाँ पे हमारे जो है सैंपल कलेक्ट होते हैं। यहाँ पे जो भी सैंपल्स वहाँ से एंट्री होके आते हैं, हमारे ये जो है सैंपल मैनेजमेंट है और ये सैंपल रिसीविंग है। जो सैंपल्स आते हैं यहाँ पर हमारे आते हैं, फिर यहाँ से इसके पास चले जाते हैं। ये वहीद है हमारे सैंपल मैनेजमेंट का। ये जो है ऑल ओवर जितनी भी एंट्रीज आती हैं उनको चेकआउट करके वो इनसाइड और जो है PCR की तरफ भेजते हैं और रूटीन की तरफ भेजते हैं वो सैंपल्स को। आइए मैं आपको और दिखा देती हूँ। जी ये हमारा एडमिन रूम है, ये हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है। यहाँ पे ऑल ओवर जो है हम अपनी रिपोर्टिंग चेक कर रहे होते हैं। 24 आवर सर्विसेज हमारी यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ये हमारा होम सर्विस डिपार्टमेंट है। ये हमारा होम सर्विसेज डिपार्टमेंट है CSR का, जहाँ पे ऑल ओवर कराची से कॉल्स आती हैं, हम वो कॉल्स पिकअप करते हैं और अपने जो है फिल बॉटमिस को सेंड करते हैं।
रिपोर्ट्स जो भी आ रही होती हैं, रिपोर्ट की कोई इंक्वायरी होती है या फिर कोई भी किस्म की क्वायरी होती है, लेट जा रही है या फिर डिले हो रही है, तो वो सारे जो है ये चेक करते हैं ये रिपोर्टिंग के लिए। यहाँ पर तमाम तरह के जितने भी एंट्रीज़ का मसला होता है, कोई आउटसाइड सैंपल आ रहा है, कोई बाहर से कोई रिजेक्ट कर रहा है सैंपल, कोई जो है सैंपल में कोई कमी पेशी है या कुछ भी गलत मतलब इंफॉर्मेशन कुछ आती है, तो वो सर नवेद जो है ऑल ओवर हैंड ओवर कर रहे होते हैं। यह हमारी रूटीन केमिस्ट्री की लैब है। यहाँ पे ऑल ओवर जो है जितने रूटीन सेरोलॉजी और जो है हेमाटोलॉजी के डिपार्टमेंट वो चेक करते हैं। आइए। रूटीन के हवाले से सीबीसी होता है, एलएफटी वगैरह, उसके हम टेस्ट कर रहे हैं। प्लस हमारे पास जितना भी है ऑटोमेशन पे काम हो रहा है, हमारे पास तमाम वर्किंग जो है, और बैकअप भी हम रखते हैं मैनुअली, लेकिन हम फुली ऑटोमेटेड मशीन पर काम करते हैं। प्लस हमारे पास स्पेशल केमिस्ट्री में पूरा वो भी ऑटोमेटेड मशीन है पूरी। पैथोलॉजी डिपार्टमेंट है जहाँ पर पीसीआर टेस्ट होते हैं, एचसीवी और कोविड के टेस्ट होते हैं। My name is Mohammad Uwais Anwar and I'm in charge and senior technologist in City Lab. So actually we are working on the COVID, hepatitis C, hepatitis B and Delta viruses. We actually do the viral load and qualitative analysis of different patients around the Pakistan, from different cities of the Pakistan. So this is the actually exactly we are standing on the amplification area. So somehow this is safe a little bit as compared to the extraction area where we used to or we do the extraction of the viral genome, RNA and DNA, and then we amplify on different PCR amplification machines. चलें हम और बात करते हैं आगे और जाते हैं सैयद रिहान मुस्तफ़ा साहब के पास। जी अस्सलाम वालेकुम साहब। जी रिहान साहब, आप क्या यहाँ परफॉर्म करते हैं, क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं? को देखना है ओवरऑल एज अ चीफ ऑपरेटिंग के तौर पे मैं इसको देख रहा हूँ पूरी लैब के डिपार्टमेंट्स को, हर रोल्स को, फंक्शंस को, और हर फंक्शन काम करे, मार्केटिंग से लेके एक्सपेंस तक, एक्सपेंस से लेके इन्वेस्टमेंट तक। कोविड की जो टेस्टिंग के हवाले से पूछना चाहूँगा, जो हमारा डिस्कशन भी हो रहा था, आपने बताया था कि होम सैम्पलिंग भी आप लोग कर रहे हैं। जी, होम सैम्पलिंग को वैसे तो सारे लोग ही कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है जो होम सैम्पलिंग इस टाइम कराची के अंदर हम प्रोवाइड कर रहे हैं 24 आवर्स, इसमें एक यूनिक यूएसपी हमारी है कि हम 24 आवर्स के लिए, नाइट में भी मेरे पास स्टाफ है और डे में भी मेरे पास स्टाफ है, और इसके अलावा हम 5 टाइम रन कर रहे हैं बैचेस, जो कि आप कोई भी कराची के अंदर इस टाइम इतनी रैपिड रिपोर्टिंग नहीं कर रहा। 4 to 5 आवर्स के अंदर हम लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं। हर बैच को हर 4 घंटे बाद दूसरा बैच तैयार है, हर 4 घंटे बाद दूसरा बैच तैयार कर रहे हैं। तो इसको हमने इस तरह से करके रखा हुआ है कि हम इसको जो रियल टाइम को कंज्यूम करें, क्योंकि आजकल कोविड आप देख रहे हैं कि ज़्यादा नेसेसरी हुआ हुआ है बेड पेशेंट्स के ऊपर भी, ओटी के पेशेंट्स के लिए भी उसको भी कवर किया हुआ है कि उसकी भी हम कवरिंग को लेते हुए साथ रियल टाइम टेस्टिंग के रेट्स क्या है आपके पास, कितने पैसे आप लोग चार्ज करते हैं? देखिए डिस्क प्राइस तो वैसे तो 8000 है, लेकिन 6500 है में हम ऑन ऑफ डिस्काउंट भी कर लेते हैं, 5000 भी कर लेते हैं, 55 भी कर लेते हैं, देखते हैं डिपेंड ऑन द पेशेंट। कुछ हमारे होम सैम्पलिंग हमारी फ्री है, पूरे कराची में फ्री है, उसके लिए अलग से कोई चार्जेस? कोई चार्जेस नहीं कर रहे, टेस्ट चार्जेस नहीं। चलें बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। और जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी और कोविड के बारे में भी आपको हमने मालूमात दी और कोशिश की कि आप तक ये मालूमात पहुँचें। और अब चलिए कुछ बिज़नेस की बात करते हैं। जी नाज़रीन, अब बात करते हैं कुछ मईशत की। हमारे आज के मेहमान हैं सदर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जनाब शारिक वोहरा साहब। उनसे हम बात करते हैं कि कराची में मईशत की अब क्या सूरत हाल है, कोविड के बाद की क्या सूरत हाल है और इनके इश्यूज़ क्या क्या हैं, ख़ासतौर पे गैस के हवाले से भी हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वोहरा साहब। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? खैरियत? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया। आपकी मसरूफियत काफ़ी रहती है, लेकिन आपने हमें टाइम दिया। मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि अभी आपने पिछले दिनों फेडरेशन में FPCCI के अहदेदारान के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और गैस के इशू पे आप लोगों ने बात की थी, तो उसका क्या फीडबैक आया, कुछ उसका रिजल्ट आया, कुछ गवर्नमेंट कुछ करने जा रही है उस पर? जी बिल्कुल, उसका बहुत मस्बत असर आया और हमारे जो चेयरमैन हैं BMG की ज़ुबैर मोतीवाला साहब, वो गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स और दूसरे लोगों से डायरेक्ट कांटेक्ट में हैं और गवर्नमेंट ने ये इशारा दिया है कि बहुत सारी वो डिमांड जो हमने की थी, खुसूसन जो कि फरवरी से जो गैस की बंदिश के नोटिस थे उसमें हमको एक्सटेंशन मिलेगी। और फिर जो इशू का जो कोर था, जो सब्जेक्ट था कि ऐसा करने से नुकसानात ज़्यादा हैं और शायद फ़ायदा कुछ नहीं है, तो गवर्नमेंट को ये रियलाइजेशन हुई है और गवर्नमेंट ने ये एश्योरेंस दी है कि हम आपको एज इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स जो हैं वो अपने साथ लेंगे
और इस पूरा जो एनर्जी का जो रीड्राफ्ट करना है प्लान, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में जो एनर्जी के इश्यूज़ हैं वो ऐसा नहीं है कि ये इस हुकूमत ने पैदा किए हैं, वो पिछले बहुत सारी गलतियों का आज जो नुकसान उठाना पड़ रहा है मौजूदा हुकूमत को, हमारा ये ख्याल है कि वो उसको ठीक करने जा रहे हैं और ट्रेड और इंडस्ट्री उनके साथ है। अच्छा बताइए कि बजट के हवाले से भी कुछ तैयारियां शुरू हो गई हैं, क्या आप भी उस पर काम कर रहे हैं और क्या गवर्नमेंट ने भी आपसे कहा है कि आप भी उसमें कुछ उनकी मदद करें? जी, ये गुज़श्ता कई सालों से एक रिवायत भी है कि हुकूमत जो है वो जनवरी मिड में हमारे चेंबर से और फिर सारे चेंबर से को लेटर लिखते हैं कि जी हम बजट पर जो मुख्तलिफ सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, विद होल्डिंग टैक्स, कस्टम ड्यूटीज़, जितने टैक्सेस हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट, उन पर हम अपना प्रपोजल्स दें और गवर्नमेंट के साथ मशावरत करें कि कौन से टैक्सेस लेने चाहिए, कौन से टैक्सेस ख़त्म होने चाहिए, कौन से टैक्सेस जो हैं वो हमारी बिज़नेस और इंडस्ट्री को हर्ट कर रहे हैं, कौन से ऐसे टैक्सेस हैं जो हमारी बिज़नेस, इंडस्ट्री और इकोनॉमी को ग्रो कर सकते हैं। तो कराची चेंबर ने ये मशावरत शुरू कर दी है। हमारे 22,000 से ज़ायद मेंबर्स को हमने ईमेल्स और लेटर्स के थ्रू उनसे प्रपोजल्स मांगना शुरू कर दी हैं। तो आपके जो प्रपोजल्स हैं जिन पे आप काम कर रहे हैं, क्या वो सिर्फ आप टैक्सेस की बात करेंगे या कुछ कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी बात करेंगे या कोई स्पेशल कोई स्कीम्स की भी बात करने जा रहे हैं, क्या आइडिया है? देखिए, ये जो फेडरल बजट है ये एक डिफरेंट एक्सरसाइज है। फेडरल बजट जो है ये एक्चुअली तो कोई पॉलिसी मेकिंग नहीं है। देखें, बजट ये होता है कि जी आपके पास कितने पैसे आपने कहाँ खर्च करने हैं और ये पैसे कहाँ से आने हैं, ये 3 बुनियादी चीज़ें होती हैं। अब वो जो टैक्सेस गवर्नमेंट लगाती है कस्टम स्टेज पे, सेल्स टैक्स के लिए, इनकम टैक्स के लिए, और फिर उस आमदनी को किस तरह उसने खर्च करना है, ये हमने मशवरा उसको देना है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को। उस सिलसिले में कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कैसे होगा, कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए गवर्नमेंट को बजट में प्रोविज़न रखना है, ये एक अलग सब्जेक्ट है। मशावरत जो बजट मेकिंग की है वो अलग है, लेकिन दैट डजंट मीन कि हम बजट में इसके लिए कोशिश नहीं करते। सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी यही होती है। कराची में आपको पता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, कराची में पीने के लिए पानी नहीं है, इंडस्ट्री के लिए पानी नहीं है, कराची में सड़कों की हालत ठीक नहीं है, कराची में गैस का, कराची में के इलेक्ट्रिक जैसी कंपनी मौजूद है जो कि आपको पता है एक बहुत बड़ी मोनोपोली है। मैं बार बार कहता हूँ कि केई जो है वो उसने कराची की तरक्की को गले से पकड़ा हुआ है। हमको उसके लिए राहें तलाश करनी है कि किस तरह केई के साथ मिलकर इन चीज़ों को ठीक करें, केई के साथ और दूसरी कंपनीज आएँ जो कराची के बिजली के निज़ाम को ठीक करें, कराची की हाउसिंग में बेहतरी आए, कराची की जो एजुकेशन है उसमें बेहतरी आए। मैं मुख्तलिफ फोरम्स पर कहता हूँ कि अफसोसनाक बात है कि पिछले 50 साल में कराची यूनिवर्सिटी के अलावा आज तक ना किसी सूबाई हुकूमत ने, ना किसी मकामी हुकूमत ने, ना किसी फेडरल गवर्नमेंट ने कराची में कोई यूनिवर्सिटी बनाई हो। सर, अब ये बताइए कि कोविड की सेकेंड वेव चल रही है और इंडस्ट्री भी उससे कोप कर रही हैं, रिवाइवल की तरफ जा रही हैं, चीज़ें हो रही हैं, तो बीइंग कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, आपका क्या विज़न है कि अब आगे इंडस्ट्री को पूरा रिवाइव करने के लिए क्या प्लान हो सकता है, क्या चीज़ें हैं जो इंडस्ट्रियलिस्ट ने करनी है और वो क्या चीज़ें हैं जो आप गवर्नमेंट को कहने जाएंगे कि गवर्नमेंट की सपोर्ट मिलेगी तो तब जाके लोगों का रोज़गार भी मिलेगा और मईशत का पहिया भी चलना शुरू हो जाएगा? जी, एक्सीलेंट क्वेश्चन। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँ कि अल्लाह का इतना करम है कि कोविड से पाकिस्तान को कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ। इनफैक्ट कोविड ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुआ पाकिस्तान की एक्सपोर्ट के लिए। बहुत सारे हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ जहाँ पर कोविड ने तबाही मचाई, वहाँ पर जो एक्सपोर्ट थी वो उनकी कम हुई, हमारी एक्सपोर्ट बढ़ी। पाकिस्तान हैज़ कम आउट एज अ विनिंग कंट्री इस कोविड की सिचुएशन में। हुकूमत से तवक्कात हमारी ये हैं कि जो छोटे लोग हैं, दुकानदार, छोटे सनतकार, शॉपकीपर्स, जिन्होंने कोविड के इस क्राइसिस में हुकूमत का साथ दिया है, गवर्नमेंट उनकी फाइनेंशियल हेल्प को आए, स्टेट बैंक उनकी फाइनेंशियल हेल्प को आए, क्योंकि उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को रिटेन रखा है, उन्होंने लोगों को नौकरी से नहीं निकाला, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होने दी मुल्क में। तो मैं समझता हूँ कि ये फ़र्ज़ है कि कराची में ख़ासकर कोविड में जो मईशत चलती रही है उसमें छोटे सनतकार और छोटे दुकानदार का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि उनको माली इमदाद फराहम करे। जहाँ तक बिजनेसेस और इंडस्ट्री जो है,
वो उसने सीखा है, पहले स्पेल में भी और दूसरे स्पेल में भी, और आई एम श्योर कि खुदा न खास्ता अगर ये मज़ीद कंटिन्यू करता है ये पेंडेमिक, तो हमारी इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं उसको किस तरह हैंडल कर रहे हैं, अपने प्रोडक्शन प्रोसेस को कैसे चलते रहना चाहिए, हमारे बिजनेसेस को, इंपोर्ट को, एक्सपोर्ट को, लॉजिस्टिक्स के लिए। तो हमने इससे सबक सीखा है और हम इसके लिए हमको खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे कि कोई ऐसी सिचुएशन हो, लेकिन अगर होती है तो हम उसको हैंडल करने की पोजीशन में हैं। और कराची चैम्बर से मुतालिक एक और सवाल करना चाहूँगा कि मेंबर्स के डेटा के हवाले से ये बात हो रही थी कि आप उसको डिजिटाइज करने जा रहे हैं, कुछ उस पर कुछ काम बढ़ा आगे, वहाँ क्या जी, ये मेरा ख्वाब है, ये मेरी कोशिश है और हम इस पर बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं। कराची चैम्बर का जो सेक्रेटेरिएट है, हमारी जो लीडरशिप है, हमारे जो नए चेयरमैन हैं ज़ुबैर मोतीवाला साहब, वो ख़ुद एक बहुत फॉरवर्ड लुकिंग प्रोग्रेसिव पर्सनालिटी हैं और वो मुझे बहुत इनकरेज करते हैं। बल्कि आज भी वो आए हुए थे और उन्होंने मुझ बड़ा एम्फेसिस किया कि जो डिजिटाइजेशन प्रोसेस है, जो उसकी एक वाइब्रेंट वेबसाइट बन रही है कराची चैम्बर की, और डिजिटल फैसिलिटेशन के थ्रू हम जो कराची को मदद देना चाहते हैं चैम्बर के प्लेटफॉर्म से, उस पर बहुत बड़ा काम कर रहे हैं इंशाल्लाह। राइट। और लास्ट सवाल आपसे कहना चाहूँगा कि डिजिटल अकाउंट, जो रोशन पाकिस्तान डिजिटल अकाउंट की बात हो रही है फॉर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, उसमें लोग इंटरेस्ट भी ले रहे हैं, चीज़ें भी हो रही हैं, व्हाट यू सी कि उसमें बिज़नेस एक्टिविटीज़ के कॉन्टेक्स्ट में उसमें क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या उससे उसको भी फ़ायदा होगा शहर में जैसे कराची में, और माशी सरगर्मियों के हवाले से भी? देखिए, ये एक फैसिलिटेशन है बैंकिंग चैनल की, और वो ये है कि वो पैसा जो कि फ़ौरन जो पाकिस्तानी बाहर काम कर रहे थे वो अपने घर वालों को और अपने अखराजात के लिए फैमिलीज़ को जो भेजते हैं पैसा, वो इलीगल सोर्सेस के बजाय पाकिस्तान के जो बैंक्स हैं उनके ज़रिए ये पैसा है। उसके दो फ़वायदे हैं। एक तो ये कि वो पैसा जब आएगा लीगल सोर्स से तो कंट्री के फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स में इजाफा होगा। लोग जो हैं वो इस अहमियत को समझेंगे कि ये सही चैनल से पैसा भेजने में क्या फ़वायद है, फिर उनके साथ कोई फ्रॉड नहीं होगा। ये जो रोशन अकाउंट है, डिजिटल अकाउंट, इससे ये फ़ायदा है कि हर चीज़ ट्रांसपेरेंट है और लोगों को ये तासुर मिलता है, ये कॉन्फिडेंस मिलता है कि वो मुल्क की तरक्की में हिस्सा ले रहे हैं। ये कहना कि उससे को कराची की इकॉनमी में कोई डायरेक्ट फ़ायदा होगा, आई एम नॉट श्योर कि क्या होगा, लेकिन ये ज़रूर है कि एज अ कंट्री उसका बहुत फ़ायदा होगा। बहुत शुक्रिया आपका, शारिक वौहर साहब हमारे साथ मौजूद रहे। और नाज़रीन, आपने मईशत की बात सुनी और इसके साथ ही मेट्रो मैटर्स से अपने मेज़बान अख्तर शाहीन रिंद को इजाज़त दीजिए। अगर आप भी कोई मसला हमारे शो में हाईलाइट करना चाहते हैं या किसी इशू की तरफ हमें निशानदेही करना चाहते हैं, या आप किसी इशू को प्रमोट करना चाहते हैं, या अगर आप अपने बिज़नेस को प्रमोट करना चाहते हैं, अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना चाहते हैं, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा रब्ते का नंबर है 0300 364 2759। आई रिपीट 0300 364 2759। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।